वो पीले रंग की टैक्सी दिल्ली के सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। आज पूर्णिमा की प्यासी भूतिया रात थी, लेकिन उस प्यासी रात की चांदनी उन काले बादलों से ढकी हुई थी। टैक्सी का ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसके बाईं ओर 22 साल का नौजवान विहान मेहरा बैठा था, जबकि पीछे की 2 सीटों पर विहान का एक दोस्त अखिल शुक्ला और बगल में विहान की दोस्त मायरा रॉय बैठी थी। भैया, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, हमें रात के 12 बजे से पहले स्टेशन पहुंचना है। मायरा ने इतना कहते ही अपने स्मार्टफोन पर टाइम देखा। रात के 11:49 हो रहे थे। उसके चेहरे पर छिपी बेचैनी और भय साफ दिख रहे थे। जी मैडम, बस पहुंच ही गए, ड्राइवर ने कहा। विहान ने कार का स्पीडो किलोमीटर देखा। कार 120 की स्पीड से ऑलरेडी बहुत तेज चल रही थी। मायरा, इतनी जल्दी भी क्या है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे भी चंडीगढ़ से दिल्ली की ट्रेन 12:30 बजे की है, विहान ने कहा। इस वाक्य पर टैक्सी ड्राइवर ने बोलना शुरू किया। सर, आपको कुछ नहीं पता, पर मैडम को सब पता है। इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर शैतानी हंसी से मुस्कुराया और उसने एक्सीलेटर दबा दिया। बस यूं ही कार का स्पीडो किलोमीटर 160 पर पहुंच गया और कार सड़क पर बंदूक की गोली की तरह हवा को काटती हुई पीली हेडलाइट की रोशनी में दौड़ने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विहान ने एक पल के लिए ड्राइवर को देखा, फिर मायरा को, और वे कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। स्टेशन आ गया मैडम। विहान के बाएं हाथ पर स्टेशन की 60 फीट चौड़ी और 40 फीट ऊंची एक बड़ी दीवार थी। उस दीवार के बीच में एक सुरंग जैसा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, चंडीगढ़ स्टेशन पर आपका स्वागत है। वे तीनों जल्दी से टैक्सी से नीचे उतरे। दोनों ने अपना अपना सूटकेस टैक्सी की डिक्की से बाहर निकाला। मायरा ने फिर घड़ी में समय देखा तो 11:59 हो रहे थे। 12 बजने में बस 1 मिनट बाकी था। घड़ी में समय देखकर मायरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। विहान, अखिल, जल्दी से 12 बजे से पहले स्टेशन पहुंचो, मायरा ने कहा और अपना बैग हाथ में लेकर वो स्टेशन के गोल दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन तभी उसकी घड़ी में 12 बजे का अलार्म बजा। टिक 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 टिक। ओह शिट। मायरा ने बेचैनी और अस्वस्थ महसूस करते हुए कहा और अपना माथा पीट लिया। अखिल और विहान दोनों उसकी तरफ बढ़े। मायरा, मैं कब से देख रहा हूँ, तुमने ये क्या पागलपन लगा रखा है? वो टैक्सी वाला भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। वो मैडम जानती है पर तुम नहीं। क्या तुम मुझे ठीक ठीक बता सकती हो कि क्या दिक्कत है? अखिल ने बिना समझे पूछा। इस पर मायरा ने अपना हाथ माथे से नीचे कर लिया और अखिल और विहान दोनों को डरी हुई हालत में देखते हुए बताने लगी। मैंने सुना है कि जो भी पूर्णिमा की रात को 12 बजे के बाद चंदनगढ़ रेलवे स्टेशन पर चढ़ता है, उसे छलावा ट्रेन ले जाती है और उस ट्रेन में कोई जिंदा इंसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ मुर्दे लाशें होती हैं। एक बार कोई इस छलावा ट्रेन में चढ़ जाता है तो वो फिर कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरता। ये कहते हुए मायरा ने गंभीर गहरी नजर से विहान अखिल को देखा। उसकी सच्चाई सुनकर अखिल विहान दोनों के हाथ डर से कांपने लगे और दोनों ने डरे हुए चेहरे के साथ अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाए और दोनों एक साथ बाबा जी का ठुल्लू ले। ये कहते हुए अखिल विहान मायरा का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। क्या मायरा, तुम तो जनरेशन जेड में भी घोस्ट में विश्वास करती हो। विहान ने कहा। उसकी इस तरह पुष्टि करते हुए अखिल ने कहा, हाँ, दरअसल ये सब बातें सिर्फ कहानियों में पढ़ने में अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। अखिल, तुम दोनों समझते क्यों नहीं? जैसे ही मायरा कुछ और कहने वाली थी, विहान ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और कहा, तुम हमारे साथ अंदर आ रही हो या हम दोनों चलें? उसने विहान की बातों पर मन ना होते हुए भी सहमति में सिर हिलाया
और वे तीनों वेलकम टू चंदनगढ़ स्टेशन एंट्री डोर से अंदर चले गए। काले आसमान के पर्दे के पीछे छिपा हुआ चांद धीरे धीरे आगे आया। उस चांद के सामने से 3-4 चमगादड़ उड़कर आगे बढ़े। विहान, अखिल, मायरा तीनों चंदनगढ़ प्लेटफॉर्म पर आए। इधर उधर देखने लगे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 दोनों प्लेटफॉर्म सुनसान थे। अगर कोई हलचल महसूस हो रही थी तो वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पेड़ों के टूटे पत्तों की, जो हवा में लहरों की तरह उड़ रहे थे। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पगडंडी, काले सांप की तरह उस पगडंडी पर सफेद धुआं जमा हो गया था। दूर गली में कहीं रात में घूमते कुत्ते चीख रहे थे, रो रहे थे, जैसे मानो कोई मर गया है। प्लेटफॉर्म पर फैली ऐसी गला फाड़ देने वाली खामोशी में वो आवाज किसी अनजान डर के होने का इशारा कर रही थी। विहान, अखिल, मायरा तीनों इधर उधर देख रहे थे। वहीं एक बाबा हाथ में थाल लिए इन तीनों के पास आए। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, सिर्फ शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला था, नीचे काली धोती थी। गले में एप्पल का आईफोन लटका हुआ था, जैसे आईआईटी बाबा ही है। बच्चे, भगवान के नाम पे पैसे दे दे बच्चे, आईआईटी बाबा ने हाथ में थाली पटकते हुए कहा। अखिल, विहान उस आईआईटी बाबा के गले में आईफोन को घोर के देख रहे थे। बाबा, आपके गले में आईफोन है और आप भीख मांग रहे हैं? अरे भला ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? विहान ने आश्चर्य से पूछा। इस पर उस आईआईटी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धंधा छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तीनों 100-100 रुपए निकालो। बाबा जी, वैसे मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, क्या आप मुझे ये आईफोन दोगे? अखिल ने जीभ चाटते हुए कहा, बेटा, मैं आईआईटी बाबा हूं, चूतिया बाबा नहीं। चलो पैसे निकालो। आईआईटी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तीनों ने उसे 100-100 रुपए के नोट दिए और पैसे लेकर बाबा चला गया। देखा विहान, भिखारी के पास आईफोन है पर हमारे पास नहीं है। अखिल ने आंसू भरी आंखों से विहान को देखा, रोने लगा। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म की पटरियों पर फैले सफेद कोहरे में 2 बड़ी पीली हेडलाइटें चमकी और तभी एक तेज ट्रेन का हॉर्न बजा। अब अचानक भयानक आवाज के साथ ही उन तीनों के ऊपर एक तेज दर्द उठ खड़ा हुआ। रेलगाड़ी के सामने वाले इंजन पर रेलगाड़ी के नाम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, केवल एक अंक 13। कोहरे को चारों ओर हटाते हुए झुक 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 मातम फैलाने वाली जैसी एक आवाज करते हुए रेलगाड़ी का एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। जंग लगे कब्जों की आवाज के साथ लकड़ी का दरवाजा अंदर से खुला। वे तीनों अपनी जगह पर जम गए थे और अचानक खुले दरवाजे के अंदर देख रहे थे। अंदर मौत जैसा अंधेरा था, मानो डिब्बे ने वातावरण के अंधेरे को अपने अंदर समाहित कर लिया हो। वे तीनों अंदर देख रहे थे जब अचानक बर्फ जैसा सफेद एक चेहरा सामने आया। सिर पर काली टोपी, गोल चेहरा, गेंद जैसी आंखें, 8 वाली नाक, झुके हुए गाल और होठों पर मूंछे। कंडक्टर ने उन तीनों को मुस्कान के साथ देखा। स्वागत है ट्रेन नंबर 13 में लड़कों। और वो टीसी थोड़ी देर रुका और अपनी जीभ होठों से नीचे से ऊपर तक फिराते हुए मायरा को देखते हुए आगे बोला, और लड़कियों 13 में स्वागत है। ऐसे कहते हुए वो अंदर चला गया। अंधेरे ट्रेन के डिब्बे में 4 लालटेन जल उठी। अपना सूटकेस उठाए वे तीनों डब्बे में चढ़े ही थे कि थोड़ी दूर से ही आईआईटी बाबा ट्रेन के खुले दरवाजे के सामने से दौड़ते हुए दिखाई दिए। अरे रुको रुको बच्चों, इस ट्रेन से उतरो। आईआईटी बाबा अभी ट्रेन के पास पहुंचे ही थे
कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन का दरवाजा अचानक बंद हो गया। इंजन के हॉर्न से एक भयानक राक्षस चीखा और इंजन के साइलेंसर पाइप से काला धुआं निकला। झुक 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 ट्रेन के पहिए पटरी पर आगे बढ़े और ट्रेन दौड़ने लगी। आईआईटी बाबा वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर एक बहुत ही बेचैन डरावना भाव आ गया। बेचारे लड़के, उन्हें पता भी नहीं जिस ट्रेन में वे चढ़े हैं वो एक शैतान का जबड़ा है और ये कोई ट्रेन नहीं है बल्कि एक चलती फिरती मौत है। आईआईटी बाबा उस ट्रेन को देख रहे थे, वही ट्रेन जिसके पीछे लाल बत्ती दिख रही थी। चांद की नीली शापित रोशनी में पटरी पर दौड़ते हुए मौके से गायब हो गई। विहान ने टीसी की छाती पर लगी नेम प्लेट देखी। उस पर लिखा था आंडूनाथम। नाम पढ़कर वो मुंह से हंसने लगा। टीसी आंडूनाथ ने इन तीनों के टिकट चेक किए और कहा, यहाँ से 2 डिब्बे सीधे ऊपर चले जाओ, तुम्हारी सीट वहां है। एंड हैप्पी जर्नी लड़कों। और टीसी ने कहा और फिर से अपने होठों पर जीभ फेरते हुए मायरा को बोला, एंड लड़कियों, हैप्पी जर्नी टू। तीनों ने अपने सूटकेस उठाए और डिब्बे से होकर चलने लगे। चारों तरफ डिब्बों की सीटों पर अंग्रेजी कपड़े पहने लोग बैठे थे। उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। वे सभी अपनी सीटों पर अकड़े हुए बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ऐसा सन्नाटा था मानो इस डिब्बे में जिंदा लोग नहीं बल्कि लाशें बैठी हो। वे तीनों अपने डिब्बे में आए। डिब्बे में 2 लकड़ी के तख्ते थे और 2 खिड़कियां। छत पर 2 लालटेन जल रही थी। सबने बैग सीट के तख्तों के नीचे रखे और सीटों पर बैठ गए। ये ट्रेन बहुत पुरानी है, डिब्बे भी लकड़ी के बने हैं और बत्तियां लालटेन की है। अखिल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने दोस्तों को देखा। तभी मायरा ने कहा, सही कहा। और वो टीसी तो मुझे शक्ति कपूर जैसा दिखता है। कौन? वो आंडूनाथ? विहान ने कहा। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। बाहर से देखने पर अब ट्रेन 50 फीट ऊंचे घुमावदार मोड़ से जाती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रेन के चारों ओर जंगली पेड़ थे और ट्रेन के ऊपर आसमान में पूरा चांद उगाया था। वाह, कितना बड़ा पुल है और नीचे कितने पेड़। मायरा ने उत्साह से कहा। लेकिन मायरा, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय तो कोई जंगल या पुल नहीं लगता, तो ये पुल जंगल कैसे आए? अखिल ने बिना समझे खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चलो किसी से पूछते हैं, विहान ने ये कहा। अंग्रेजी कपड़े पहने एक जोड़ा बैठा था और उनका छोटा 2 साल का बेटा महिला की गोद में बैठा था। एक्सक्यूज मी मैडम, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? विहान ने पूछा, लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। वे तीनों अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे रहे। उनकी हरकतें पूरी तरह जम गई थी, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि मूर्तियां हो, मृत लाशें। उन्होंने विहान के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उसने फिर से पूछा, माफ कीजिए सर, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? विहान के इस वाक्य पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोग बस चुपचाप बैठे थे। मायरा उन सब की हरकतें देख रही थी। तभी उसे एक भयानक बात नजर आने लगी कि उन तीनों की सांसें रुकी थी और उनकी आंखें भूतों की तरह खुली हुई थी। उनकी पलकें बंद नहीं हो रही थी और वो 2 साल का बच्चा तो खेल भी नहीं रहा था, वो चुपचाप बैठा था। विहान, अखिल, मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। मायरा ने अपना डर जाहिर किया। अब रुको, मैं उन्हें छूकर देखता हूं, विहान ने कहा। वो अपनी सीट से उठा। वो उस स्त्री के पास आया और उसने धीरे से कहा, दीदी। उसने अपना हाथ महिला के कंधे पर रखा। उसी क्षण विहान के पूरे शरीर को 440 वोल्टेज का झटका लगा। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसके बाल खड़े हो गए।
उसकी आंखें सुनहरे रंग से चमक उठी और एक सेकंड में उसका शरीर मौके पर ही काला कोयला बन गया। विहान! अखिल डरी हुई आवाज में जोर से चिल्लाया। मायरा अखिल चौड़ी आंखों से कांपते शरीर से जमीन पर पड़ी विहान की राख को देख रहे थे। तभी पीछे से टीसी आंडूनाथ की आवाज आई। कट गया, पहला टिकट कट गया। कंधे हिलाते हुए वो ध्यान हंसने लगा। उस टीसी का रूप बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी जिसमें 2 काले बिंदु थे। वो कंधे हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था और फिर वो अचानक वहीं गायब हो गया। ये नजारा देखकर मायरा अखिल उन दोनों की सांसें अटक गई। डर खून में फैल गया। छाती धक धक करते हुए दौड़ने लगी। हे भगवान! मायरा, मतलब तुम जो कह रही थी वो सच है? अखिल ने डरते हुए कहा। लेकिन मायरा अपने दांत भींच रही थी। वो उलझन में थी कि क्या करे और क्या ना करे। उसका दिमाग सुन्न होने को आया था। मायरा! मायरा! अखिल ने मायरा के दोनों कंधे पकड़ लिए। उसे जोर से हिलाते हुए उसे होश में लाया। इस तरह उसे होश आया। मायरा, अगर तुम्हें इस छलावे के बारे में पता है तो तुम्हें यहाँ से भागने का भी तो रास्ता पता होगा, है ना? अखिल ने पूछा। मायरा ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी और आंखें बंद करके ही उसने बोलना शुरू किया। हाँ, मेरी दादी ने एक उपाय सुझाया था। अगर तुम इस लकड़ी पर किसी जिंदा इंसान को मारकर उसका खून इस ट्रेन की लकड़ी पर बहा दो तो ये ट्रेन 2 मिनट के लिए रुक जाएगी और सारे दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे। फिर तुम बाहर निकल सकोगे। ये कहते हुए मायरा ने अखिल की तरफ देखा। अखिल के चेहरे पर जानलेवा हंसी छा गई और तुरंत उसने एक हाथ से मायरा की नाक पर वार किया। वार इतना तेज था कि मायरा पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नाक से लाल खून बहने लगा। सॉरी मायरा, लेकिन अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मैं इस छलावे ट्रेन में हमेशा के लिए भूत बनकर नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए अखिल ने अपने बगल वाली लकड़ी की सीट एक तख्ता तोड़कर हाथ में ले लिया। फिर उसने उस लकड़ी के पट्टे से मायरा की खोपड़ी पर मारा। फट की आवाज के साथ उसका माथा फट गया। तेजी से खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए मायरा अपने अंगों को पटकने लगी। मायरा का शरीर पूरी तरह से बेजान, उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था। उसकी खुली आंखें ऊपर देख रही थी और ट्रेन रुक गई और ट्रेन के सभी बंद दरवाजे एक साथ खुल गए। हाँ, मैं बच गया, मैं बच गया! अखिल ने दोनों हाथों से जश्न मनाते हुए कहा। अखिल ने हाथ में ली हुई लकड़ी वहीं फेंकी और डिब्बे के खुले दरवाजे के पास आया और जैसे ही वो अपना पैर नीचे रखने वाला था उसने खुद को रोका और नीचे देखा। ओ तेरी! अखिल के मुंह से एक आश्चर्यजनक उद्गार निकला, क्योंकि ट्रेन 50 फीट नीचे पुल पर खड़ी थी और नीचे नीले पानी का एक समंदर था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। पानी में ही कूद जाता हूँ, कम से कम अपनी जान तो बचेगी। यह कहकर अखिल दरवाजे से बाहर कूदने ही वाला था कि ट्रेन फिर से तेज आवाज के साथ चल पड़ी। ये क्या हो रहा है? अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए, ये ट्रेन कैसे चल पड़ी? अखिल ने बिना समझे कहा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से घूमा और तभी एक लकड़ी का पटरा उसकी नाक से टकराया। दर्द से चीखता अखिल उस वार के लगते दरवाजे पर गिर पड़ा। उसकी टूटी नाक से खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने 3-4 बार पलकें झपकाई। फिर उसने अपने सामने देखा। उससे उसे झटका लगा। मायरा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, हाथों में लकड़ी का तख्ता लिए उसके सामने खड़ी थी। मायरा,
तुम जिंदा हो, पर तुम तो मर गई थी ना? अखिल ने अविश्वसनीय स्वर में पूछा। हाँ अखिल, मैं मर गई थी, क्योंकि मेरा दिल बस 1 मिनट के लिए रुक गया था, क्योंकि जाने का समय मेरा नहीं, तुम्हारा है। मायरा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और हाथ में ली लकड़ी ऊपर उठाई। पर मायरा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, तो तुम मुझे मार डालोगी मायरा? अखिल ने करुण स्वर में कहा। उस वाक्य पर मायरा की आंखों में आंसू भर आए और उसने बस इतना ही कहा, सॉरी अखिल। मायरा ने दोनों हाथों में पकड़ी लकड़ी को तिगुनी गति से नीचे उतारा और अखिल के माथे पर जोरदार वार किया। पहले ही वार में अखिल की खोपड़ी फट गई, आंखों से सॉकेट से सफेद बुलबुले निकल आए, नीचे गिर पड़े। अखिल का पूरा शरीर उस दर्द से तड़पने लगा। ये देखकर कि उसके प्राण अभी भी नहीं गए थे, मायरा ने लकड़ी से उसके सिर पर फिर वार किया। ऐसे ही उसकी खोपड़ी पूरी तरह फट गई। अंदर से दिमाग, लाल, हरी, पीली नसें खून के एक पूल में कचरे की तरह पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अखिल की बलि मिलते ही कर्कश हॉर्न बजा और ट्रेन वहीं रुक गई। मायरा के सामने लकड़ी का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और उसने अपने सामने दिल्ली नाम का एक बोर्ड देखा। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। हताश निराश हुए मायरा दरवाजे से स्टेशन पर नीचे उतरी। निराशजनक नजर से नीचे देखते हुए मायरा आगे बढ़ी। 10-12 कदम जाकर सामने स्टील की बेंच पर बैठी। तभी फिर से उस ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मायरा ने उस ट्रेन की तरफ देखा। अखिल विहान ट्रेन के दरवाजे पर खड़े उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कह रहे थे। तभी अचानक वो 30-35 डिब्बों वाली 13 नंबर की छलावा ट्रेन दूर जा कोहरे में गायब हो गई। मायरा दोनों हाथ चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उस नकली ट्रेन ने उसकी दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को छीन लिया था।